Hello and welcome everyone to Smart Ideas Foundation. Today we will continue our Art and Culture series of NCERT Class 12. आज हम लोग NCERT के क्लास 12 के आर्ट एंड कल्चर बुक से जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे, मिनिएचर पेंटिंग को, उसके बारे में पेंटर्स ने एक बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है that these miniature paintings, when you observe it from a distance, right? At a distance they are beautiful. बट वेन एग्जामिन्ड क्लोजली दे लुक्स फेनोमेनल। कि आप उसको जितने करीब से देखेंगे इन मिनिएचर पेंटिंग को, वो उतनी ज्यादा खूबसूरत, उतनी आकर्षक दिखेगी, राइट? यही मिनिएचर पेंटिंग की खासियत है कि दूर से देखने में तो खूबसूरत लगती है, पर हम जितना उसके करीब जाते हैं, जितना क्लोज ऑब्जर्व करते हैं, वो और ज्यादा आकर्षक लगता है, और ज्यादा खूबसूरत लगता है। ओके, सो आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 12 में इसी मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो कि चैप्टर 3 में मेंशन्ड है, उसको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के क्लास 12 के पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके लिए, वो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो कि मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन की शुरुआत थी, और चैप्टर 2 जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग पर बेस्ड था। आज हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनसीईआरटी क्लास 11 आर्ट एंड कल्चर हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। तो क्लास 11 आर्ट एंड कल्चर पहले से कवर्ड है। क्लास 12 के ये 2 चैप्टर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आज अब हम लोग ये चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर 3 बेस्ड किस चीज पर है, आप देख सकते हो, द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिनिएचर पेंटिंग क्या है। वैसे थोड़ा आइडिया तो ये नाम समझ के लग जाता है, पढ़कर लग जाता है। मिनिएचर मतलब जो छोटे कैनवास पे बनाया जाएगा, मतलब इतना छोटा नहीं, थोड़ा छोटा, बुक के पेपर पर या पोर्ट्रेट पर, है ना, मिनिएचर पेंटिंग। तो सबसे पहले मिनिएचर पेंटिंग की अगर बात कर लें तो दीज आर दोज स्मॉल स्केल आर्ट वर्क्स which are typically made on canvases only a few inch और 1 फीट इस हाइट पर, इससे ज्यादा हाइट पर नहीं, राइट? बाद में जाके इवन मुगल, जैसे हम जहांगीर की बात करेंगे या शाहजहां की बात करेंगे, तो उसने मिनिएचर पेंटिंग को थोड़ा बड़ा कर दिया था, बट फिर भी ना वो स्मॉल हाइट्स के होते थे, दीवार पे नहीं बनवाए जाते थे, मुराल पेंटिंग्स के नहीं। जो मुराल पेंटिंग्स होते हैं उसको हम दीवारों पे बनवाते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स या किताबों पर बनाई जाती थी, कपड़े पर बनाया जाता था मिनिएचर पेंटिंग्स। दैट्स पे उसके बारे में ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई, ठीक है। अब हम मिनिएचर पेंटिंग की बात करें कि उसके ओरिजिन इंडिया में हम कहां से ड्रॉ करते हैं, तो मिनिएचर पेंटिंग की ओरिजिन इंडिया में ड्रॉ की जाती है लगभग 7th सेंचुरी एडी से, जब इंडिया में पाल रूलर्स का रूल चल रहा था। पाल रूलर्स जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, स्पेशली बंगाल बेस्ड रूलर्स थे, पाल डायनेस्टी के रूलर, तब से मिनिएचर पेंटिंग का ओरिजिन ड्रॉ किया जाता है। हालांकि इंडियन पेंटिंग का ट्रेडिशन बड़ा पुराना है, वो भीमबेटका केव में भी हमें मिला, पैलियोलिथिक मेसोलिथिक टाइम में, पर वो ना दीवारों पर पेंटिंग थी, केव वॉल्स पर थी, उसको मुरायल बुलाया गया। यहां हम मिनिएचर की बात करेंगे जो छोटे से कैनवास पे, छोटे से पेपर पे किया जा रहा है। सो इसकी ओरिजिन पाल डायनेस्टी के रूलर 7th 8th सेंचुरी में जब ये रूल कर रहे थे, तब से ड्रॉ किया जाता है। पाल डायनेस्टी के रूलर्स के टाइम में जो मेन थीम होता था मिनिएचर पेंटिंग का, वो बुद्धिज्म पर बेस्ड होता था। बुद्धिज्म पर बेस्ड होने के साथ साथ कुछ और भी फीचर्स जो हिंदुइज्म में मेंशन थे, हिंदू कल्चर्स में मेंशन थे, उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता था। यहां पर पाल के टाइम में, पाल रूलर्स के टाइम में जब मिनिएचर पेंटिंग की गई, तो जो कलर्स थे ना, वो सबड्यूड कलर्स थे, मतलब लाइट कलर्स थे, ज्यादा वैसे डार्क नहीं थे। हालांकि मुगल पेंटिंग में हमें यह दिखेगा कि डार्क ओपेक कलर यूज किए जाएंगे, पाल स्कूल की पेंटिंग में सबड्यूड लाइट कलर्स यूज किए गए, है ना। ऐसे सिंपली फ्लो करते हुए लाइंस यूज की गई, जो कि अजंता केव्स से इंस्पायर्ड थी। ये था पाल स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग। जब पाल स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग इंडिया के ईस्टर्न पार्ट बंगाल के रीजन में डेवलप होता है, बंगाल बिहार में, उसी टाइम में या उसके कुछ समय के पश्चात आगे जाकर जैनिज्म बेस्ड मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हो गई किधर, इंडिया के वेस्टर्न साइड में। ये एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूशन था कि बुद्धिज्म ना इंडिया के ईस्टर्न साइड में काफी पॉपुलर हुआ एज कंपेयर टू वेस्टर्न साइड। हालांकि बुद्धिज्म फिर इंडिया के सदर्न पार्ट और इंडिया के बाहर भी जाकर पॉपुलर होगा, बट ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बिहार बंगाल वाले रीजन में ज्यादा रही। बुद्धिज्म बिहार, बंगाल, असम, फिर उसके बाद इंडिया के बॉर्डर्स क्रॉस होगा, ऊपर चाइना की तरफ जाएगा, नीचे श्रीलंका की तरफ। और जैनिज्म जो है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा पॉपुलर हुआ, जहां पे ट्रेडर्स कम्युनिटी थी। आज हम जिनको मारवाड़ी कम्युनिटी बुलाते हैं, उनके बीच जैनिज्म बड़ा पॉपुलर हुआ। क्यों ये पॉपुलैरिटी थी, ये मैंने तुम्हें क्लासेस में समझाया है, या आगे फिर तुम्हारे बैचेस में बताऊंगा, ठीक है। सो मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हमने देख ली पाल रूलर्स के टाइम में। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पर, क्लास 12 के चैप्टर 3 पर, जहां पे मुगल मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है।
सो मुगल मिनिएचर पेंटिंग जो है इसका टाइमलाइन है 16th टू 18th सेंचुरी। अभी 16th टू 18th सेंचुरी इसलिए क्योंकि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत से बाबर ने मुगल डायनेस्टी की नींव रखी थी, मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी, और बाबर के टाइम से ही मुगल मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत मानी जाती है, जो बाबर से लेकर आगे शाहजहां तक चली। और शाहजहां के बाद फिर जो रूलर आएगा औरंगजेब, वो थोड़ा नालायक निकला, अपने बाप को ही उसने जेल में बंद कर दिया था, शाहजहां को, आगरा फोर्ट के बाहर ताजमहल के सामने। उस टाइम में ना पेंटिंग का, आर्ट का डिक्लाइन शुरू होता है। मतलब ऐसे अचानक से खत्म नहीं हो जाएगी पेंटिंग कि अचानक से छू मंतर से खत्म हो गई, बस डिक्लाइन होगी मुगल मिनिएचर पेंटिंग। बाकी अकबर ने, जहांगीर के टाइम में तो मुगल मिनिएचर पेंटिंग अपने पीक पर पहुंचेगी, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ वेरी गुड पेंटर। वो औरंगजेब की तरह नालायक नहीं था, औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स नालायक निकला, बट ठीक है, जहांगीर और शाहजहां इन लोगों ने पेंटिंग को, आर्ट को काफी पेट्रोनाइज किया। इवन बहादुर शाह जफर के टाइम में भी थोड़ी बहुत कुछ पेंटिंग्स देखने को मिली थी, बट धीरे 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 वो सब डिक्लाइन होती चली गई। ठीक है, सो हम ना एक्चुअली में इसे 16th से लेकर 18th सेंचुरी तक देखते हैं। एक आध आपको मुगल मिनिएचर पेंटिंग 19th सेंचुरी की भी दिख जाएंगी, पर वो एक्सेप्शन है, मतलब वो डिक्लाइन वाले फेज में जा चुकी थी। राइट, स्टाइल की बात करें कि ये मुगल मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल क्या है, तो ऑब्वियसली इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल तो होगा ही, बट इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल के साथ साथ ईरानियन स्टाइल भी मिक्स हुआ। मतलब मुगल मिनिएचर पेंटिंग कंप्लीटली इंडिजीनियस नहीं रहेगी, इट इज नॉट कंप्लीटली इंडिजीनियस, ओके, इट इज नॉट कंप्लीटली इंडिजीनियस, पूरी तरह से इंडिजीनियस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इंडियन फीचर्स के साथ साथ ईरानियन फीचर्स या पर्सियन फीचर्स वो भी साथ में मिक्स हुए बड़े अच्छे से। स्पेशली जब हुमायूं ईरान से वापस इंडिया आएगा, तब पर्सियन फीचर्स और ज्यादा पॉपुलर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज, ये मेन थीम हमको दिखेगा, और फिर बाद में यूरोपियन थीम भी दिखेगा। स्पेशली अकबर के टाइम से, अकबर के टाइम में भी यूरोपियंस कोर्ट में प्रेजेंट थे। जहांगीर की तो काफी ज्यादा बनती थी इवन ब्रिटिश के साथ। जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आया था, तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट, उन गिफ्ट्स में थी पेंटिंग्स, उन गिफ्ट में थे डेट्स, और उन गिफ्ट में था इंग्लिश वाइन। और जहांगीर को पटियाला पैक लगाने का बड़ा शौक था, तो उस टाइम में यूरोपियन थीम भी और ज्यादा पॉपुलर होगी अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम में। सो पहले इंडियन थीम ईरानियन थीम से मिक्स हुई, और फिर यूरोपियन थीम से मिक्स हुई। मतलब ये हम तीनों फीचर्स देखेंगे। बाकी अगर हम रिलीजियस फीचर्स की बात करें, तो इस्लामिक फीचर, जहां पे कॉलीग्राफी यूज किया गया, कॉलीग्राफी, क्योंकि जब कुरान की आयतें लिखी जा रही थी, इस्लाम में गॉड फॉर्मुलेस हैं, बट कुरान की आयतें हैं, तो उन कुरान की आयतों को, कुरान की वर्सेस को मेंशन किया जाएगा। सो कॉलीग्राफी यूज की जाएगी, हिंदू मोटिव्स यूज किए जाएंगे, एंड यूरोपियन विजुअल कल्चर भी। So that's why Mughal miniature painting is a very good blend of Indian, Iranian or Persian and European style, as well as the culture presenting Hinduism, Christianity and Islam. ठीक है, एक अच्छा blend हमें मिलता है। अब हम जरा अर्ली मिनिएचर पेंटिंग वर्सेस मुगल मिनिएचर पेंटिंग की बात कर लें। तो अर्ली मिनिएचर पेंटिंग जो था, मतलब जो इंडिजीनियस स्टाइल है मिनिएचर पेंटिंग का, जिसको हमने पाल रूलर्स के टाइम में देखा, अभी जो मैंने तुमको पिछले स्लाइड में बताया था 7th सेंचुरी के टाइम में, तो वहां पर ना स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ लाइन्स देखे गए, कलर्स जो थे वो काफी विविडली यूज किए गए। बट मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में लाइन्स जो थे ना, वो थोड़े उनमें फाइननेस बढ़ा। उसका एक रीजन था, ईरानियन पेंटर्स जब इंडिया आएंगे, तो उन्होंने पर्शियन कल्चर को भी इंडियन पेंटिंग में इंट्रोड्यूस किया। और जहांगीर जैसा रूलर, जो खुद पेंटिंग में बड़ा अच्छा था, पेंटिंग में उसने महारत हासिल कर रखी थी, उसने पेंटिंग के फाइन डिटेल्स पर काम करना शुरू कर दिया था। कलर्स भी जो थे वो धीरे धीरे ज्यादा बोल्ड होने लग गए। और एक बड़ी अच्छी बात थी मुगल पेंटिंग की, कि जो अब जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा था ना, वो थोड़ा 3 डायमेंशनल नेचर का हो रहा था। 3 डायमेंशनल नेचर का मतलब कि जो पोर्ट्रेट, जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जा रही थी, वो ज्यादा क्लियरली विजुअल हो सकती थी। ठीक है, तो अर्ली मिनिएचर पेंटिंग और मुगल मिनिएचर पेंटिंग में ये थोड़ा सा डिफरेंस भी है, इसे भी ध्यान रखोगे। गुड, अब एक पिक्चर देख लो, ये एक बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है मुगल मिनिएचर पेंटिंग की, जहां पे एक कोर्ट सीन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हमारा एक राजा है, कौन सा राजा है वो हमें पता नहीं, बट ये राजा, और फिर यहाँ पे कुछ कम्युनिटी परफॉर्मेंस या डांस चल रहा है उसके हैरम में, और इसका राजा लुत्फ उठा रहा है, मजा उठा रहा है। ये एक मुगल मिनिएचर पेंटिंग का एग्जाम्पल है। आप इसको जितना क्लोजली देखोगे, उतने ज्यादा पेंटिंग्स के कई इंट्रिकेट डिटेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के बेसिक्स पर, और फिर इसके टाइप्स देखेंगे अलग अलग रूलर्स के टाइम में। दिस इज अनदर मुगल मिनिएचर पेंटिंग। ये एक्चुअली ना बाबर के टाइम में बनी थी। बाबर ग्वालियर फोर्ट का इंस्पेक्शन करने जाता है,
इंस्पेक्शन ऑफ, ये जो दिखा है ना पीछे पीछे जो डिजाइन है वो ग्वालियर फोर्ट है, इंस्पेक्शन ऑफ ग्वालियर फोर्ट, राइट। ये जो भी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट तो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर ही दूंगा, आप उसको प्रिंट करके या डाउनलोड करके जैसे भी पढ़ना है रिवाइज कीजिएगा पहले वाले चैप्टर्स में। तो क्या टेक्निक यूज किया गया या क्या कलर यूज किया गया? जब हम कलर्स की बात करें अगर मान लो मुगल मिनिएचर पेंटिंग में, तो ऑब्वियसली नेचुरल कलर्स यूज करेंगे, क्योंकि तभी कैमल होता था ऊंट चलाने के लिए, सवारी के लिए, कैमल्स के कलर नहीं मिलते थे मार्केट में। सो कौन सा कलर यूज होगा? नेचुरल कलर से यूज होगा, जिसको हम अलग अलग सोर्सेज से जैसे सिनाबार से, लेपिस लाजुली से, है ना, व्हाइट एंड लैंप बैक चारकोल से हम कलेक्ट करने का काम करते थे। नेचुरल सोर्सेज से कलर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते थे। ब्रश बनाने की बात की जाए तो ब्रश बड़ा यूनिक है कि जो स्क्वेरल्स एंड किटन्स जो है ना, बिल्ली का ऊपर जो फर होता है ना, राइट, और जो गिलहरी का फर होता है, उन हेयर से बनाए जाते थे ब्रशेस। ठीक है, अब अभी अगर बनाया जाता किटन्स या स्क्वेरल्स के फर से तो पेटा वाले आ जाते। पहले क्या था कि एनिमल वेलफेयर उतना नहीं था, तो बेचारे एनिमल्स के ही फर से ये ब्रशेस बनाने का काम किया जाता था, राइट। और एक प्रॉपर पेंटिंग का तरीका होता था, एक स्टेप्स होता था पेंटिंग से रिलेटेड। कई यहाँ पर पॉइंट्स जो आगे हम पढ़ेंगे। स्टेप्स क्या कि सबसे पहले कैनवास प्रिपेयर किया गया है ना, पेपर को या क्लोथ को कट किया गया, फिर उसकी बैकग्राउंड को पेंट किया गया, फिर वो सूख गया तो मेन थीम पेंट किया गया, फिर उसके चारों तरफ बॉर्डर बनाए गए। और जैसे अब शाहजहां के टाइम में बॉर्डर्स के ऊपर ना स्टोन का वर्क भी किया जाता था, सेमी प्रीसियस स्टोन का। तो ये सब चेंजेस ग्रेजुअली मुगल पेंटिंग में देखने को मिलेगा, वो भी आगे तुम्हें दिखेगा। अभी बस मैंने यहाँ पर बेसिक्स बताए थे, दैट दिस बेसिक्स वर ऑब्जर्व्ड इन द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये बेसिक्स मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में ऑब्जर्व हुए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मुगल पेंटिंग की। तो शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले किस रूलर से करेंगे? बाबर से, क्योंकि बाबर की जो बायोग्राफी है, बाबर की जो बायोग्राफी है, हिज ऑटोबायोग्राफी इज तुजूक ए बाबरी, तुजूक ए बाबरी। और ये तुजूक ए बाबरी का फिर पॉपुलर ट्रांसलेशन होगा किसमें? बाबरनामा में, बाबरनामा। तो तुजू के बाबरी और बाबरनामा में ही लिखा है कि बाबर जो है ना, उसको अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ साथ अपने आर्टिस्टिक पैशन के लिए भी जाना जाता था, काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था वो आर्टिस्टिक पैशन में। And that's why he used calligraphy and miniature paintings in his biography as well and other works. उसने एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया, he established a tradition। देखो ये सब लाइंस ना आपको मेंस के आंसर लिखने में भी हेल्प करेंगे ऐसे। That Babur, the very first ruler of the Mughal dynasty, who established Mughal dynasty after the Battle of Panipat in 1526, he established a tradition of using paintings in biography, जिसको कि आगे अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने फॉलो किया। He also established the tradition of using calligraphy in the biography। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भी करते थे, पर सल्तनत और मुगल में जो डिसकंटिन्यूटी है हम यहां से अब शुरू कर रहे हैं मुगल पेंटर से। कुछ मुगल पेंटर्स भी, बाबर के टाइम में कुछ पेंटर्स भी थे, जैसे बेहजत नाम के पेंटर, शाह मुजफ्फर नाम के पेंटर। बाबर को ज्यादा टाइम नहीं मिला। देखो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत से मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन रखता है और 1530 आते आते उसकी डेथ हो जाती है। तो वो 4-5 साल जो मिले हैं उसको, बस इसी 4-5 साल में बाबर ने पेंटिंग्स में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा दिया था अपने तरफ से। इसके साथ जैसे बेहजत की बात करें तो बेहजत जो थे इनको पर्सियन स्टाइल आता था, है ना, पर्सियन स्टाइल आता था। हालांकि बेहजत जो है ये अफगानिस्तान के पास के रहने वाले हैं, हेरात प्रोविंस है थे अफगानिस्तान के पास, वहां के रहने वाले हैं, बट पर्सियन स्टाइल बेहजत को आता था। तो इवन हुमायूं की ईरान जाने से पहले भी थोड़े बहुत पर्सियन स्टाइल प्रेजेंट था थ्रू द वर्क्स ऑफ बेहजत एंड शाह मुजफ्फर, इनको पर्सियन स्टाइल थोड़ा बहुत आता था। बाबर ने वही इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉलीग्राफी यूज करना भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि अच्छा अब हम कॉलीग्राफी भी यूज कर सकते हैं मुगल पेंटिंग्स में। ठीक, ओके। अब बाबर ने जो ट्रेडिशन स्टार्ट किया ना, इनके नाम याद आप रखिएगा, बेहजत एंड शाह मुजफ्फर के, कि कौन सा पेंटर किस राजा के टाइम में है। यूपीएससी को या स्टेट पीसीएस को इन सब को पूछने की भी बड़ी अच्छी आदत होती है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं। वैसे हुमायूं नाम तो बड़ा सोच समझ के रखा था बाबर ने, अच्छी किस्मत वाला, पर ये अजय देवगन की किस्मत वाला मूवी के जैसा हो गया, बुरी किस्मत वाला। बेचारा पॉलिटिकली बड़े बुरे दौर से गुजरता है, इसको यहाँ से हमारा जो शेर शाह सूरी है यहाँ से बाहर भेज देता है, भगा देता है इंडिया से, है ना। अब बैटल यहाँ से भगाता है, बैटल ऑफ बिलीग्राम, बैटल ऑफ कन्नौज हारकर जब ये यहाँ से भागता है तो फाइनली कहाँ असाइलम लेता है? सफाविद पर्सियन रूलर शाह तहमस्प के यहाँ। शाह तहमस्प पर्सियन रूलर है, मतलब ईरानियन रूलर है,
भारत और ईरान का जो रिलेशन है ना, इंडिया और ईरान का रिलेशन बड़ा पुराना है। इवन वैदिक पीरियड में भी कई एग्जांपल्स मिलते हैं। तो हुमायूं भी भागकर कहाँ गया? पर्शियन रूलर के पास। पर्शियन रूलर जो थे ये वैसे शिया फेथ को, शिया ग्रुप को फॉलो करने वाले थे। तो यहाँ पर शिया वर्सेस सुन्नी का भी एक डिबेट है, क्योंकि जो मुगल्स थे वो सुन्नी ग्रुप, सुन्नी फेथ से बिलोंग करने वाले हैं। पर ठीक है, हुमायूं मरता क्या नहीं करता, अपनी जान उसने बचाई, सिया कोर्ट में असाइलम लिया और वहां पर उसने ऑब्जर्व किया कि अरे भाई, ये जो मिनिएचर पेंटिंग है यहाँ पर ईरान की, वो बड़ी बेहतर है। एंड दैट्स वाई जब वो वापस वहां से आएगा ना, तो अपने साथ कई पर्शियन पेंटर्स को लेकर आएगा, जिनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे मैं तुम्हें उनका नाम बताऊंगा। अब्दुस समद है ना, बड़े पॉपुलर नेम है, राइट। तो अपने साथ वो कुछ पर्शियन पेंटर्स को लेकर आएगा। जब वो वापस आता है इंडिया, तो हुमायूं क्या करता है हमारा, ही फाउंडेड निगार खाना। देखो, यूपीएससी ने, एपीएससी ने और बाकी स्टेट पीसेस ने इबादत खाना पूछ लिया है। इबादत खाना मतलब इबादत या प्रे करने की जगह नहीं, वहां पे किसी टाइप का प्रे नहीं होता था। वहां पे अकबर रिलीजियस फिलोसफर्स के साथ बैठ के डिबेट करता था फतेहपुर सीकरी में। तो ये तो तुम याद रखोगे, कई बार मैंने बताया भी है। आज एक नया टर्म आपको एनसीईआरटी से मिला, निगार खाना। निगार खाना बोले तो पेंटिंग वर्कशॉप, जहाँ पे पेंटिंग्स बनाए जाते थे। पेंटिंग्स बनाने की शुरुआत होगी डिटेल में, एकदम लार्ज नंबर पर। किसने एस्टेब्लिश किया निगार खाना? हुमायूं ने। ठीक है, तो दिल्ली में ये आकर निगार खाना एस्टेब्लिश करता है। एंड ही आल्सो स्टार्टेड द प्रोजेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ हमजा नामा। ये हमजा वर्ड अभी धुरंधर मूवी में रणवीर सिंह ने तो पॉपुलर कर दिया, बट एक्चुअली हमजा नामा की एक बड़ी अच्छी पुरानी कहानी है, कभी मैं सुनाऊंगा तुमको हमजा नामा, राइट। एक बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ा अच्छा रिलेशन है हमजा नामा का। ओके, तो निगार खाना स्टेब्लिश करता है, पेंटिंग वर्कशॉप, और हमजा नामा का वर्क स्टार्ट करता है। हालांकि हम फिर जानते हैं कि हुमायूं की जिंदगी कुछ ऐसे गुजरी दैट ही जंबल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ हिज लाइफ। सीढ़ियों से गिरकर लुढ़ककर, जैसे स्टार प्लस टीवी में बहू की मौत हो जाती थी हमारे टीवी सीरियल में, एकता कपूर जी के सीरियल में, कुछ उसी तरह बेचारा हुमायूं लुढ़क के मर गया। तो ये जो हमजा नामा का काम इसने शुरू करवाया था, ये कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, तो कंप्लीट कौन करेगा? उसका बेटा अकबर। सो लेटर अकबर वुड कंप्लीट द वर्क ऑफ हमजानामा। हम पढ़ेंगे हमजानामा के बारे में अभी, ठीक है। आइए अब अकबर के रेन की बात करते हैं। तो अकबर राजा तो बन गया, बट अकबर के साथ देखो एक दिक्कत क्या थी। मुगल्स के बीच में ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। ऐसा माना जाता है दैट अकबर डिसलेक्सिया से पीड़ित था। मतलब इसको ना पढ़ने में, लिखने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तारे जमीन पर जो हमारा छोटा सा ईशान था बच्चा, अब तो वो बड़ा हो गया है, आमिर खान जिसको पढ़ना लिखना पेंटिंग करना सिखा रहे थे, तो अकबर को भी वही बीमारी थी, डिसलेक्सिया वाली बीमारी, है ना। पढ़ने लिखने में उसको थोड़ी दिक्कत होती थी अकबर को। इसलिए अकबर ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, मैंने आज तक जो जो कहानी सुनी है, जैसे हमजा नामा वॉज अ वेरी पॉपुलर टेल, जो पैगंबर मोहम्मद के अंकल के बारे में है कि किस तरह से उन्होंने दुश्मनों को हराया था, राइट। तो हमजा नामा की कहानी अकबर ने सुनी थी। हमजा नामा का जो इलस्ट्रियस वर्क है, उसकी पेंटिंग जो है वो उसके फादर हुमायूं ने शुरू किया था। अकबर इसको आगे कंटिन्यू करवाने का काम करेगा। और सिंस पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी, इसलिए उसने एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया कि चलो अब क्या करेंगे ना, पेंटिंग्स पे ज्यादा काम करवाएंगे, कॉलीग्राफी पे ज्यादा काम करवाएंगे। दिस बिकम अ वेरी नेचुरल इंक्लिनेशन। अकबर का एक नेचुरल इंक्लिनेशन पेंटिंग की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि बेचारा खुद तो पेंटिंग सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का चैलेंज था, उसके पास बाकी चैलेंजेस थे। बट वो पेंटिंग की जो फाउंडेशन उसके फादर ने रख दी थी, या उसके ग्रैंड फादर ने रखी थी, जैसे हुमायूं ने निगार खाना एस्टेब्लिश कर दिया, तो अकबर उन निगार खाना को, उन कारखाना को सपोर्ट देता जाएगा। हुमायूं जब आया था ईरान से, तो अपने साथ दो फेमस पेंटर्स को भी लेकर आया था, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद। याद रखिएगा दोनों का नाम, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद, द फेमस पर्सियन पेंटर्स, जो हुमायूं अपने साथ इंडिया लेकर आया था कि भाई मेरे बेटे को और मेरे बाद मेरा जो रूल होगा वहां पर पेंटिंग बनाने का काम करेंगे। खैर हुमायूं तो चला गया, अकबर को पेंटिंग सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये पेंटिंग टीचर किसके बन जाएंगे? अकबर का जो सन होगा सलीम जहांगीर, उसके। दैट्स व्हाई सलीम जहांगीर खुद अपने आप में बड़ा अच्छा पेंटर के रूप में ग्रो करेगा। ओके, चलिए अब हम और वर्क्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम अकबर के रेन में जो हमारा मिनिएचर पेंटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। ये है हमजानामा पेंटिंग, हमजानामा, राइट, जो कि अकबर के टाइम में ही बनाया गया हमजानामा पेंटिंग को। हमजानामा पेंटिंग मींस द एपिक वर्क्स ऑफ हमजा। हमजा जो थे, जो कि अंकल माने जाते हैं प्रॉफेट मोहम्मद के, राइट, हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, राइट। इनके लेजेंडरी वर्क्स को, इनके लेजेंडरी एक्सप्लॉइट्स को, इनके लेजेंडरी हीरोइज्म को रिप्रेजेंट किया गया है हमजानामा में। हमजानामा ओरिजिनली एक पर्शियन लिटरेचर है।
हम आज जो बात कर रहे हैं, हम हमजानामा के इलस्ट्रियस वर्क, उसकी पेंटिंग की बात कर रहे हैं, राइट। इसकी पेंटिंग की, हमजानामा की पेंटिंग की। जो लिटरेरी वर्क है वो लिटरेरी वर्क कंप्लीट किया गया था पर्शियन में, किसके रूल के टाइम में? महमूद ऑफ गजनी के नाम पे। गजनी नाम का है ना, गजनी, जो आएगा इंडिया पे अटैक करेगा बार बार और इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट को कमजोर कर देता है, उसी के टाइम में पर्शियन में हमजानामा को लिखा गया था, ठीक है। और बाद में फिर हमजानामा पे पेंटिंग का जो काम है, ये जो पेंटिंग आप यहाँ देख रहे हो, ऐसे कई सारे कलेक्शन है हमजानामा के। हमने एक यहाँ पर पेंटिंग लिखा है, पेंटिंग प्रेजेंट किया है। तो इसकी शुरुआत करी हुमायूं ने और इसको कंप्लीट करवाया किसने? हुमायूं के सन अकबर ने। बहुत अच्छी बात है। दूसरे पेंटिंग पर हम चलते हैं। दूसरे पेंटिंग है रज्मनामा, बड़ा पॉपुलर रज्मनामा। एक्चुअली में रज्मनामा महाभारत का ट्रांसलेशन है। रज्मनामा, दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द फेमस एपिक, हिंदू एपिक महाभारत। किस नाम से? रज्मनामा। एक्चुअली रज्म का नाम मतलब होता है लड़ाई, और नामा मतलब कहानी, मतलब लड़ाई की कहानी। वैसे महाभारत सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं है, लेकिन कहा तो जाता है ना कि द ग्रेटेस्ट बैटल विच इज फॉट ऑन द अर्थ वाज महाभारत एट कुरुक्षेत्र। इसलिए जब महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया तो नाम क्या रखा गया? रज्मनामा। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है तो थोड़ा और बैकग्राउंड भी देख लो। अकबर ने मकतब खाना स्टैब्लिश किया था। मकतब खाना मतलब हाउस ऑफ ट्रांसलेशन। तो अकबर ने ना खुद एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिया था कि इस डिपार्टमेंट में ट्रांसलेशन होगा। वो खुद बेचारा पढ़ नहीं सकता था, खुद बेचारे को लिखने में दिक्कत होती थी, लेकिन वो स्टोरी सुन तो सकता है। और ये लिबरल कैरेक्टर उसका जो था ना, ये ना कई हिंदू टेक्स्ट का पर्शियन ट्रांसलेशन के लिए उसको मोटिवेट करेगा, उसको पुश करेगा, इंस्पायर करेगा। इसके फादर ने बनाया था निकार खाना, जहां पर पेंटिंग्स हो रही है। इसने क्या बनाया? मकतब खाना। मकतब खाना में क्या चल रहा है? मकतब खाना में ये बनवा रहा है क्या हमारा? ये यहाँ पर ट्रांसलेशन का काम स्टार्ट कर रहा है। और यहीं पर फेमस ट्रांसलेशन हुए, जैसे महाभारत का ट्रांसलेशन रज्मनामा है, रामायण के भी ट्रांसलेशन पे काम स्टार्ट होगा। ये मकतब खाना आगे चलता जाएगा, आगे जाके उपनिषद का ट्रांसलेशन होगा। अकबर के ग्रैंड सन्स में से एक दारा सिकोह आकर उपनिषद का ट्रांसलेशन करेगा, वो भी मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। तो इस तरह मकतब खाना में महाभारत का ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ रज्मनामा के नाम से। कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है रज्मनामा के राइटर कौन है जिन्होंने पर्शियन में महाभारत को ट्रांसलेट किया, तो वो है नाकिब खान एंड पॉपुलरली फैजी। ये अबुल फजल के ब्रदर है। अबुल फजल द पर्सन जिन्होंने अकबर की बायोग्राफी अकबरनामा लिखी, उसी अबुल फजल के भाई हैं फैजी। तो फैजी और उनसे पहले नाकिब खाना, नाकिब खान ने शुरुआत की थी रज्मनामा लिखने की, फिर उसके बाद उसको फैजी ने कंप्लीट किया पॉपुलरली। तो इन दोनों ने रज्मनामा लिखा। रज्मनामा की जो पेंटिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने का काम दसवंत नाम के पेंटर ने किया। मतलब यहां से बहुत कुछ याद रखने लायक है। सबसे पहले तो रज्मनामा क्या है? रज्मनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत ड्यूरिंग अकबर। कहां पर किया जा रहा है? मकतब खाना में। मकतब खाना मतलब हाउस ऑफ ट्रांसलेशन है। किसने रज्मनामा लिखा? तो नाकिब खान और फैजी ने लिखा। फिर उसमें पेंटिंग किस बनाने का काम किसने किया? तो दसवंत ने किया। हाँ, दसवंत प्राइमरली कर रहे हैं, पर दसवंत के साथ साथ एक और पेंटर है अकबर के कोर्ट में, बसावन, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। प्राइमरली दसवंत का। तो एग्जामिनेशन में दसवंत एंड बसावन आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं। आपको दसवंत प्राइमरली चूज करना है, अगर दसवंत नहीं है तो बसावन भी चूज करना है, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन है। सो इस तरह से ना ये वर्क स्टार्ट हो गए। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये रज्मनामा का एक सीन है। ये जो इलस्ट्रेशन है ये अर्जुन का है, जहां पर अर्जुन क्या कर रहे हैं? वो मछली के आंख में तीर मार रहे हैं। याद है वो सीन? याद है कि नीचे पानी में देखकर मछली के आंख में तीर मारना? ये तो महाभारत की ही कहानी है। ऊपर में यहाँ देखो, ये पर्शियन में कुछ लिखा हुआ है, ये पर्शियन में लिखा हुआ है इस कहानी को। तो अकबर के टाइम के फेमस पेंटर्स आपको मालूम पड़ गए, दसवंत, बसावन। उसके अलावा और भी कई पेंटर्स हैं अकबर के टाइम में, जैसे गोवर्धन एंड मिस्किन। ये सब अकबर के टाइम के फेमस पेंटर्स हैं। तो किस राजा के टाइम में कौन से फेमस पेंटर्स हैं, आपको ये चीजें याद रखनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और भी कुछ वर्क्स हैं अकबर के टाइम के, जो भी एनसीईआरटी में मेंशन है, सब मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट कर दिया ताकि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सको। और फिर इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी हैं और फिर मेंस के क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस के लिए। एक क्या है? मैडोना एंड चाइल्ड, 1580 का। 1580 है मतलब अभी भी रूलर हमारा कौन है भाई? अकबर है ना। ये पेंटिंग मैडोना एंड चाइल्ड किसने बनाया? बसावन ने। ये देखिए ये पेंटिंग मैडोना एंड चाइल्ड, जहाँ पे मदर और चाइल्ड के बीच का अफेक्शन दिखाया गया है। और इसमें ना यूरोपियन एलिमेंट्स भी यूज किए गए हैं। ये जो मैडोना एंड चाइल्ड की जो पेंटिंग है, द पेंटिंग इज मेड बाय बसावन। बसावन जो है, इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है प्राइमरली। इसमें यूरोपियन एलिमेंट्स भी हैं इस पिक्चर में, ठीक है। यूरोपियन रेनेसां आर्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। याद रखेंगे ये सब छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें।
और दूसरा एग्जांपल देखिए हम अकबर के टाइम का, तो ये भी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है जो कि प्रोफेट नोआ से रिलेटेड है ना, प्रोफेट नोआ और उनके काम से रिलेटेड है। जो बनाया गया है, इस पेंटिंग का नाम है नोआज आर्क, राइट। एंड इसको पेंट किया था मिस्किन ने। अभी मैंने तुम्हें लास्ट स्लाइड में बताया ना कि अकबर के टाइम के फेमस पेंटर दसवंत, रजमनामा में पेंटिंग करने वाले, बसावन जिन्होंने रजमनामा में भी किया और रजमनामा के साथ साथ मडोना एंड चाइल्ड में भी, फिर मिस्किन की आप पेंटिंग देखिए नोआज आर्क, जहां पे प्रोफेट नोआ जो है वो लोगों को बचा रहे हैं, बाकी जानवरों को बचा रहे हैं उस फ्लड से जो ऊपर वाले ने भेजा था जलजले के टाइम में इंसानों की गलतियों की सजा देने के लिए। और बड़ी अच्छी कहानी है इन पेंटिंग्स के थ्रू, तो आपको इन्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए और देखें हम दूसरा वर्ग, तो यहां पर एक और पेंटिंग, क्या अगेन फिर से कृष्ण लिफ्ट माउंट गोवर्धन। यहां पर आप भगवान कृष्ण को देख सकते हैं जिन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था जब इंद्र ने धरती वालों पर बारिश की थी और अपना कहर बरसाने की कोशिश की, तो भगवान कृष्ण ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठाकर धर्म की और लोगों की रक्षा करते हैं। ये हरिवंश पुराण में लिखा गया है और इसको ड्रॉ करने का काम अगेन किसने किया, मिस्किन ने किया अकबर के टाइम में ही। तो ये सारी चीजें ना आपको याद रखनी है। हरिवंश पुराण में ये जो सीन है, विष्णु पुराण हरिवंश पुराण जो है उसमें जो सीन है, इसको ट्रांसलेट करने का काम बदायूनी ने किया था, ठीक है। सो अकबर का जो मकतब खाना है ना, वहां पे विष्णु पुराण भी ट्रांसलेट हो रहा है, महाभारत भी, रामायण भी, उपनिषद भी, ये सारी चीजें ट्रांसलेट हो रही थी संस्कृत से पर्शियन में। और ये फेमस पेंटिंग उसके साथ अटैच होते जाती थी, इन बुक्स के साथ, इन ट्रांसलेशन के साथ। ओके, एक और पेंटिंग देखिए, वन मोर पेंटिंग। ये पेंटिंग क्या है, तुतीनामा। तुतीनामा तुतीनामा तुतीनामा। सबसे पहले तो तुती ये हिंद ये याद रखो कि तुती का मतलब होता है पैरट, ठीक है। तुती का मतलब क्या, पैरट। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कोर्ट में प्रेजेंट एक पैरट को, पैरट मतलब एक कवि को, एक शायर को जो बड़ा अच्छा बोलते थे, तोते का जैसे आवाज जो होती है हमें बड़ा प्यारा लगता है ना, तो तुती ये हिंद की उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको दिया था, तो आमिर खुसरो साहब को अलाउद्दीन खिलजी ने, वही रणवीर सिंह वाला हमारा अलाउद्दीन खिलजी जिसको खली बली गाने पे डांस करना आता था, उसने आमिर खुसरो साहब को तुती हिंद की उपाधि दी थी। आमिर खुसरो साहब ही हैं जिनको फादर ऑफ कव्वाली बोला जाता है, जिन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा था कि गर फिरदौस बरूरुवे जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, राइट। ऐसे ही एक पेंटिंग है। अब ये तुती है तो आमिर खुसरो से रिलेटेड ये मैंने तुम्हें बता दिया। हम आज एक पेंटिंग की बात करें जो है तुतीनामा, मतलब टेल्स ऑफ पैरट। ये 14th सेंचुरी की एक पर्शियन स्टोरी है, राइट। 14th सेंचुरी की पर्शियन स्टोरी जिसको एक्चुअली में ट्रांसलेट किया गया है संस्कृत के एक वर्क शूक सप्तति से। शूक मतलब होता है तोता, और सप्तशती उनसे रिलेटेड कहानियां, कथा, जो लिटरेचर होता था ना हिंदुइज्म में, पहले कथा लिटरेचर चलता था जहां पर कहानियां सुनाई जाती थी, वैसे ही एक कहानियों का संग्रह है शूक सप्तति, जिसका ट्रांसलेशन किया गया 14th सेंचुरी में बाय जिया-उल-दीन नक्शबी, है ना, जिया-उल-दीन नक्शबी ने शूक सप्तति का ट्रांसलेशन किया किसमें, तुतीनामा में। और फिर इस तुतीनामा की पेंटिंग होती है अकबर के टाइम में बाय मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद। देखो ये फिर से आ गए, मतलब मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद जिनको हुमायूं लेकर आया था, उनका कुछ वर्क अकबर के टाइम में भी कंटिन्यू हुआ है, द वेरी फेमस वर्क तुतीनामा, ठीक है। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि एक लड़की किस तरह से तोते से बात कर रही है, ऐसी कई कहानियां हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पर, अब हम चलते हैं अकबर के बाद किसके वर्क पर, प्रिंस सलीम जहांगीर के वर्क पर। जहांगीर जो था उसने पेंटिंग बड़े अच्छे से खुद से सीखी थी और उसने थोड़ा शिफ्ट किया। अकबर के टाइम में पेंटिंग्स में देखो क्या है, अकबर के टाइम में पेंटिंग्स में आपको रिलीजियस फीचर्स भी दिखेंगे, जैसे ये भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानी, प्रोफेट नोआ से रिलेटेड कहानी, है ना, यहाँ पर मेडोना एंड चाइल्ड की कहानी, यहाँ पर रजमनामा में महाभारत की कहानी। बट जहांगीर क्या करता है, जहांगीर बोलता है कि नहीं, मेरे फादर ने रिलीजियस कल्चरल चीज कंटिन्यू की, बट मैं क्या करूंगा, मैं मेनली नेचुरल एस्पेक्ट्स को यूज करूंगा, नेचुरलिज्म ज्यादा मैं शुरू करूंगा, नेचुरल एस्पेक्ट्स, नेचुरलिज्म ज्यादा फोकस करेगा जहांगीर। और खुद अच्छा पेंटर था ना, तो फाइन डिटेल्स ऑब्जर्व कर सकता था। उसके लिए जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने अकारिजा जो कि एक बड़े फेमस पेंटर हैं और उनके सन अबुल हसन को एम्प्लॉयमेंट पे लगा दिया, काम पे लगा दिया कि भाई अकारिजा एंड अबुल हसन, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नेचुरलिस्टिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स को मेरे रेंज में, मेरे रूल में बढ़ावा दें।
कौन? जहांगीर, जिसके टाइम में मुगल पेंटिंग अपने पीक पर पहुंचेगी, मुगल मिनिएचर पेंटिंग अपने पीक पर पहुंचेगी। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, तुजू के जहांगीरी, और इस तुजू के जहांगीरी में इसने बताया था कि मुझे पेंटिंग में कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, कुछ पेंटर्स के नाम हम जहांगीर से रिलेटेड बात करें तो अकारिजा, अबुल हसन एंड विचित्र नाम के पेंटर जहांगीर के रेन के टाइम में प्रेजेंट थे, जहांगीर के रूल के टाइम में प्रेजेंट थे। जहांगीर को इसलिए भी याद रखा जाता है दैट ही प्रोमोटेड द पोर्ट्रेट स्टाइल ऑफ पेंटिंग विद स्पेशल एम्फेसिस ओवर नेचुरलिस्टिक एलिमेंट। पोर्ट्रेट स्टाइल ऑफ पेंटिंग को भी इसने, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा पोर्ट्रेट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये देखो नेचुरलिस्टिक एलिमेंट के साथ, जहां पे जहांगीर पे मेन फोकस किया जा रहा है। ये एक एग्जांपल देखिए, ये पेंटिंग है जहांगीर की ड्रीम का। एक बार जहांगीर को सपना आया था कि ईरान का कोई राजा मिलने वाला है, तो उसने अपने पेंटर को बोला, ये जो पेंटर्स हैं अकारिजा, अबुल हसन एंड विचित्र, है ना, पेंटर्स के नाम याद रखने, विचित्र पेंटर का नाम है, तो विचित्र, अबुल हसन, अकारिजा को बोला, कह रहे मैंने सपना देखा है, आप एक काम कीजिए पेंटिंग कीजिए। तो अबुल हसन साहब ने ये जहांगीर के ड्रीम की पेंटिंग कर डाली। तो नाम याद रखना है कि अबुल हसन वाज वन ऑफ द फेमस पेंटर ड्यूरिंग जहांगीर रूल, जिसने जहांगीर के सपने को पेंट किया। सोचो कितने अच्छे पेंटर थे कि सपने को अच्छे से पेंट किया, और जहांगीर खुश, क्योंकि जहांगीर को पेंटिंग में थोड़ा भी ऊपर नीचे बर्दाश्त नहीं था, पेंटिंग अच्छी होनी चाहिए थी। एक और पेंटिंग देखिए जहांगीर नामा से, जो जहांगीर की बायोग्राफी है, इसको भी अबुल हसन ने एंड मनोहर नाम के पेंटर ने, चलिए मनोहर जी का भी नाम आपको याद रखना है, ये भी एक पेंटर है जहांगीर के टाइम में। ये जहांगीर नामा है, देखिए यहाँ पर जहांगीर बैठा हुआ है और बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इसमें ना नेचुरलिस्टिक एस्पेक्ट ज्यादा है, कोर्ट सीन्स को ज्यादा इंफेसाइज किया गया। अकबर के टाइम में भी कोर्ट सीन होता था, बट अकबर के टाइम में वो रिलीजियस फीचर भी प्रेजेंट था। जहांगीर के टाइम में उस चीज को कम कर दिया गया, नेचुरलिस्टिक एस्पेक्ट एंड कोर्ट सीन्स ज्यादा प्रेजेंट किए गए जहांगीर के टाइम में, राइट। एक और पेंटिंग देखिए जहांगीर के टाइम का, ये फाल्कन है। कहा जाता है कि जहांगीर को बहुत सारे फाल्कन ईरान के राजा ने गिफ्ट दिए थे, और उनमें से एक फाल्कन को बिल्ली खा गई थी। तो जहांगीर को बड़ा दुख लगा, वो फिर गया पेंटर के पास, किसके पास? उस्ताद मंसूर के पास। उस्ताद मंसूर भी बड़े फेमस जहांगीर के टाइम के पेंटर हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है। उनसे बोला, कह रहे मेरा एक फाल्कन था जिसको बिल्ली खा गया, आप उसकी पेंटिंग बनाइए। उस्ताद मंसूर ने ये पेंटिंग बना के दे दी, राइट। ये एक पेंटिंग देखिए जेबरा की, ये जहांगीर के टाइम में बनी नहीं है। एक्चुअली ये जो पेंटिंग है ओरिजिनली इथोपिया में बनी थी, जिसको तुर्क लेकर आए थे, और मुगल एम्पायर जहांगीर का एक मंत्री था, है ना, क्या नाम था? मीर जफर। मीर जफर ने ये जहांगीर को गिफ्ट में दिया कि साहब ये इथोपिया में बनी पेंटिंग है जेबरा की, ये आप ले लीजिए। और बाद में ये जो बॉर्डर्स है ना, ये जो बॉर्डर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो बॉर्डर वाला काम है, ये शाहजहां के टाइम में किया गया, मतलब जहांगीर के बाद जो आएगा, अभी जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में कहानी है कि जहांगीर ने इसको बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया और बोला कि भैया ये जेबरा है कि घोड़ा है जिसके ऊपर काला काला स्ट्रिप मार दिया है। तो जहांगीर इतने हद तक जाता था कि पेंटिंग्स को भी ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि सच में जेबरा है, घोड़ा है, क्या है। ही वॉज वेरी गुड पेंटर, दैट्स व्हाई मुगल पेंटिंग अपने जेनिथ पर पहुंचती है जहांगीर के टाइम में। अब हम आते हैं शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां, जिसको ना ग्लैमर बहुत पसंद है, जिसको एकदम मतलब बड़ी बड़ी चीजें अच्छी लगती थी, ग्लैमर अब पसंद था, ताजमहल इसी ने बनवाया था ऐसा कहा जाता है। तो शाहजहां ने पेंटिंग में कुछ चेंजेस किए। उसने बोला कि अब जो पेंटिंग होगी ना, उस पेंटिंग में राजा को अकेले रहने दो और राजा के ऊपर पूरा फोकस करो, मतलब इसकी दाढ़ी अच्छे से बनाओ, इसकी मूंछ आंख अच्छे से बनाओ, नेचुरल एस्पेक्ट्स अभी भी रहने देना। पर पेंटिंग्स में ना, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये जो सिंहासन है, अभी तो क्या है कि इमेज हमने एनसीईआरटी के बुक से लिया तो इमेज थोड़े पुराने हैं, बट इमेजेस बड़े प्रॉपर बनाए जाते थे कि यहाँ पे जो गोल्डन कलर है, इस गोल्डन कलर में कई बार गोल्ड का वर्क कर दिया जाता था पेंटिंग के ऊपर, कि राजा का सिंहासन और पेंटिंग में गोल्ड भी दिखे। कई बार सेमी प्रीसियस स्टोन यूज किए जाते थे शाहजहां के टाइम में। तो शाहजहां के टाइम में पेंटिंग में ये सारी कई चेंजेस होते हैं। शाहजहां की जो बायोग्राफी है, पादशाह नामा है ना, पादशाह नामा, जो कि एक्चुअली में शाहजहां नामा है। शाहजहां नामा जिसको लिखने का काम किया था मोहम्मद आमीन कजनबी एंड अब्दुल हमीद लाहौरी ने, राइट। मोहम्मद आमीन कजविनी एंड अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने ही शाहजहां नामा लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ना, ये डिसाइपल भी हैं अबुल फजल के। ये वही अबुल फजल है जिन्होंने अकबर की बायोग्राफी लिखी थी। तो देखो अच्छे से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि अबुल फजल अकबर की बायोग्राफी लिख रहे हैं, और अबुल फजल के जो शिष्य हैं, जो डिसाइपल हैं, जो स्टूडेंट हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी, वो शाहजहां नामा में लिखने का काम कर रहे हैं। शाहजहां नामा में इनका कजविनी साहब का एंड अब्दुल हमीद लाहौरी दोनों का नाम आता है। और इस शाहजहांनामा का जो पिक्टोरियल फॉर्म है, जो इलस्ट्रियस फॉर्म है, उसको हम पादशाहनामा बोलते हैं। ये रहा पादशाहनामा, ठीक है। तो शाहजहां के टाइम में भी पेंटिंग चल रही है, बस पेंटिंग को और ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया।
शाहजहां के टाइम में एक उसका बेटा था दारा शिको, उसकी भी कई पेंटिंग्स बनी। जैसे ये देखिए, दारा शिको विथ सेजेस इन अ गार्डन बाय विचित्र। ये जो विचित्र हमारे पेंटर हैं, ये पहले से पेंटिंग कर रहे हैं। किसके टाइम से? शाहजहां के फादर जहांगीर के टाइम से। ये देखिए, कहाँ गया भाई? ये जहांगीर में लिखा था ना मैंने, विचित्र का नाम, विचित्र पेंटर है। तो विचित्र पहले से पेंटिंग कर रहे हैं, जहांगीर के टाइम में भी किया और शाहजहां के भी टाइम में किया, इवन शाहजहां के बेटे के लिए भी किया। कौन सा बेटा? दारा शिकोह। इसके बारे में थोड़ा हमें पढ़ना है। ये हमारा दारा शिकोह, प्रिंस दारा शिकोह, राइट। ये गार्डन में बैठा हुआ है सेजेस के साथ, अलग अलग रिलीजन के सेजेस के साथ। विचित्र ने इस पेंटिंग को बनाया। दारा शिकोह की हम बात करें तो ये लिबरल माने जाते हैं, प्रिंस थे, शाहजहां के प्रिंस। हालांकि औरंगजेब ने खत्म कर दिया इसको, ये राजा बनने वाले थे, बट औरंगजेब अपने सारे भाइयों को मारकर, इंक्लूडिंग एल्डर ब्रदर ऑफ औरंगजेब दारा शिकोह को मारकर राजा बनता है, ठीक है। तो दारा शिकोह में लिबरल माने जाते हैं, जिनको सूफी मिस्टिसिज्म और वेदांत फिलोसफी जो कि उपनिषद से निकल कर आती है, इसमें बड़ा इंटरेस्ट था। इवन कहा जाता है दैट दारा शिकोह हिमसेल्फ कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ 50 उपनिषद। 50 उपनिषद का ट्रांसलेशन इन्होंने संस्कृत से पर्शियन में किया था। काफी इंटरेस्ट था इनको। तो ये ना इस चीज के लिए जाने जाते हैं, दारा शिकोह। लड़ाई के लिए नहीं, इनकी लड़ाइयां फेमस नहीं है। इनकी क्या फेमस है कि इनको उपनिषद के ट्रांसलेशन में इंटरेस्ट था, इनको सूफीजम में इंटरेस्ट था, राइट। और इनका जो भाई था औरंगजेब, एकदम उससे उल्टा था, उसको डिस्ट्रॉय करने में इंटरेस्ट था। तो इन्होंने उपनिषद का ट्रांसलेशन पर्शियन में किया, और जिस बुक में किया ना, उस बुक को बोला जाता है सिर्र-ए-अकबर। सिर्र-ए-अकबर, सिर्र-ए-अकबर मींस द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, क्योंकि फिलोसफी अपने आप में मिस्ट्री होती है। फिलोसफी जिसको समझ में आई उसका बढ़िया, उसकी जिंदगी सही हो गई। अदरवाइज जिसको समझ में नहीं आई, उन्हें तो सत्यमेव जयते भी समझ में नहीं आता है, जो फिलोसफी है उपनिषद से दिया गया है। कौन से उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। सो ऐसे कई उपनिषदों का पर्शियन ट्रांसलेशन खुद दारा शिकोह ने किया था, और जिस बुक में किया था उसको सिर्र-ए-अकबर बुलाया जाता है, द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री इन इंग्लिश, इस बुक को, है ना, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद बाय दारा शिकोह। दारा शिकोह से रिलेटेड एक और बुक है, ये देखिए, एक और पेंटिंग है, बुक नहीं, एक और पेंटिंग। ये दारा शिकोह की बारात की, दिस इज द मैरिज ऑफ दारा शिकोह, जिसको हाजी मदनी साहब ने पेंट किया है। हाजी मदनी, शाहजहां के टाइम में पेंट किया गया है, क्योंकि दारा शिकोह का तो रूल ही नहीं स्टार्ट होगा। ये देखो, तभी भी पटाखे जलते थे ऐसे, फायर लैंप्स जल रहे हैं, वही पटाखे समझ लो, थोड़े बहुत पटाखे, क्योंकि गन पाउडर का इस्तेमाल तो होता था, तो हो सकता है पटाखे भी जला लिए जाते हों। और ये मस्त बारात निकाली गई है, ये सारे बाराती हैं, डांस कर रहे हैं, राइट। तो ये दारा शिकोह के मैरिज प्रोसेसन का सीन है, जिसको हाजी मदनी साहब ने पेंट किया। बट अब शाहजहां के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनता है औरंगजेब, उसको पेंटिंग में, आर्ट में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एंड दैट्स वाई पेंटर्स ना धीरे धीरे मुगल कोर्ट से निकलने लग गए। वो अलग अलग प्रोविंशियल कोर्ट्स में चले गए, कोई बंगाल चले गया, कोई बिहार चले गया, कोई राजपूताना रीजन चले गया, कोई उत्तराखंड के पहाड़ी रीजन में चले गया, राइट, कोई हैदराबाद चले गया, और धीरे धीरे मुगल पेंटिंग डिक्लाइन कर जाएगी, धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएगी। कुछ पेंटिंग्स बाद की बची, जैसे यहाँ जो हमारा रूलर है, यह है बहादुर शाह जफर। बेचारा ये भी बड़ा बदनसीब, अंग्रेज जिसको यहाँ से निकाल के बर्मा भेज देंगे, वहीं उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। शायरी लिखने का इसको बड़ा शौक था। तो दिस इज वन ऑफ द लास्ट पेंटिंग बहादुर शाह जफर से रिलेटेड है। इसको 1830s के टाइम में पेंट किया गया था, मतलब इसको तो 1857 के बाद भेजा गया ना, मतलब 20-21 साल पहले, कुछ 2 डिकेड पहले। तो मुगल पेंटिंग एक्चुअली में शाहजहां के टाइम तक रही, औरंगजेब के टाइम में डिक्लाइन होनी शुरू हुई और फिर डिक्लाइन हो गई, क्योंकि उसके बाद जब ब्रिटिश आते हैं तो उन्होंने मुगल पेंटिंग को एक तरह से खत्म कर दिया। जब मुगल रूलर्स डिक्लाइन पे थे तो ऑब्वियसली मुगल पेंटिंग का पैट्रोनाइजेशन नहीं होगा, अब कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग पॉपुलर हो गई, और लोकल अलग अलग पटना आर्ट एंड पहाड़ी स्कूल ये पेंटिंग्स पॉपुलर होने लग गई। यही मुगल पेंटिंग्स की कहानी थी विद बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल रूलर। ठीक है, चलिए अब रहे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज जो सेशन मैंने तुम्हें बताया उस पर बेस्ड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो मैंने ये सेशन जो है वो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी के चैप्टर के एक एक लाइन को पढ़ के प्रिपेयर किया। अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर करें। ये प्रीलिम्स बेस्ड है, फिर मेंस बेस्ड भी क्वेश्चन है। मेंस बेस्ड क्वेश्चन लिखकर लिखवाओ हमसे, और प्रीलिम्स का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करो, ठीक है। जहां पर कहीं दिक्कत हो तो पूछना आप हमसे क्लास में। चलिए, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ भी कमेंट सेक्शन में रहेगा, आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस भी देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। फोर्थ एंड फिफ्थ प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वन मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन 250 वर्ड्स का 15 मार्क्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। तो आप इस सेशन को पढ़िए, उसमें एनफ कंटेंट है, ये आंसर भी आप लिख सकते हो। ये आज चैप्टर 3 का आर्ट एंड कल्चर क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 था।
आप इसको रिवाइज कीजिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 रिवाइज कीजिए, फिर जल्द हम चैप्टर 4 चैप्टर 5 6 के साथ में मिलेंगे। ओके, सो टेक केयर, जय हिंद।